नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी द्वारा किस तरह से हल्ला जो है वो बोला जा रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर और जम्मू कश्मीर के अन्य मुद्दों पर जो है कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जो है इस समय देखने को मिल रहा है। और सीधे तस्वीरें मैं आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर की दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां पर जो है सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं और किस तरह से धक्का मुक्की तक देखने को मिल रही है। और इस समय वकार रसूल क्या कुछ कह रहे हैं, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। और हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से रितिका भी ज्वाइन करेंगी। इस वक्त तस्वीरें साफ तौर पर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वकार रसूल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। फोन इस्तेमाल ना करे, ये मोबाइल इस्तेमाल ना करे। इन्होंने डेली वेज को दरबदर किया, इन्होंने स्टेट के 2 हिस्से कर दिए। ये जो सरकार है ये गरीबों के खिलाफ सरकार है। ये 9 साल से डिक्टेटरशिप और इमरजेंसी यहाँ बीजेपी चला रही है। चुनाव करने से डर रही है क्योंकि इनको पता है कि जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंकते वैसे इनको लोग यहाँ से दूध में मक्खी की तरह जम्मू कश्मीर से निकाल के फेंकेंगे। ये होते कौन है? हमारे गरीब लोगों पे टैक्स लगाने वाले। इस साल लोगों को कह रहे हैं कि 60% लोगों पे टैक्स लगेगा, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूं उनको घरों से लोगों के खिलाफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस साल अगर ये 200 लगाएंगे अगले साल 1000 लगाएंगे और हमारे लोगों को मकान बेच के झोपड़पट्टियों में जाना पड़ेगा। ये याद रखना, ये हमारी बात है। ₹410 में दे रही थी वो आज 1150 रुपए पहुंचा है। तो मैं ये कहूंगा ये सरकार जो है गरीब विरोधी है, हम इसके खिलाफ कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे। बीजेपी जीरो से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस का हल्ला जो है समय देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से जोरदार प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के वकार रसूल क्या इस समय क्या कुछ कह रहे थे, वो लगातार तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, मगर उससे पहले वकार रसूल ने साफ तौर पर जो है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। और उन्होंने यह कहा कि पहले मोबाइल फोन का जिक्र किया और के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है वो हक छीने जा रहे हैं। इस समय साफ तौर पर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शासन की बात करते हैं तो उस पर जो है पूरी तरह से आरोप जो है वो मरते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर की दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जम्मू के शहीदी चौक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आज एकजुट होकर प्रॉपर्टी टैक्स हो, महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, उसको किस तरह से यहां पर जो है उजागर करते हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीरें इस समय जम्मू के कांग्रेस हेडक्वार्टर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी साथी रितिका ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। रितिका, अपडेट करिएगा कि किस तरह से वहां की स्थिति देखने को मिल रही है और कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सरकार पर जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। रितिका, क्या आवाज सुन पा रही है? रितिका, क्या इस समय ग्राउंड जीरो पर पूरी सिचुएशन है और कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर इस समय सिचुएशन देखने को मिल रही है? आपको बता देना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से कमर कस ली गई है और उसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जिसमें वकार रसूल वानी, रमन भल्ला समेत तमाम समर्थक जो थे कांग्रेस के, वो आज हमें सड़कों पे देखने को मिले। और इसी के चलते उन्होंने भाजपा सरकार पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो लोगों को उनके घरों से उठा के झोपड़पट्टियों की तरफ लेके जा रहे हैं। वो होते कौन है? प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगाने वाले और आने वाले समय में जो नुकसान होने वाले हैं लोगों के, उन तमाम चीजों को हाईलाइट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो जानबूझ के जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं करवा रहे, अगर करवाएंगे तो उन्हें शायद मुंह की खानी पड़ेगी। ये तमाम तरीके की बातें जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज प्रदर्शन के दौरान निकल के बाहर आई।
क्या लग रहा है कि इस समय कोई गिरफ्तारियां, जो अभी तक जानकारी मिली है कि कांग्रेस की तरफ से गिरफ्तारियां भी दी गई हैं, और इस समय जो जम्मू कश्मीर में किन किन मुद्दों पर जो है आज कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो या फिर जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यू हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, उसको लेकर कांग्रेस लगातार मोर्चा जो है वो खोलती हुई नजर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही ये प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन को सड़कों पे जाने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक चेन बनाई गई थी, बैरिकेड्स भी लगाए गए थे और कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन को आगे जाने से रोकने में सफलता पुलिस को मिल गई। अगर नहीं मिलती और या फिर ये प्रदर्शन अगर उग्र हो जाता तो फिर जरूर उनकी गिरफ्तारियां हो सकती थी, पर उससे पहले ही इस प्रदर्शन को शांत कर लिया गया और कहीं ना कहीं मीडिया के सामने जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के बाद तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रदर्शन को बंद भी कर दिया गया। जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट कर रखने के लिए तो आपने देखा कि हमारे साथी ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रही थी, और इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है आपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से सन 1999 की बात करेंगे। आज आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और कश्मीर घाटी के अंदर एक बड़े स्तर पर जो है वो संपत्ति को कुर्क किया गया है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं मुश्ताक जरगर की बात करें तो उनकी संपत्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें तो उन्होंने यह संपत्ति को पूरी तरह से कुर्क किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है, इसको लेकर जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 81C आपको बता दें कि किस तरह से उसे हाईजैक किया गया था, वो 7 दिन आज हम आपको याद दिलाएंगे और इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहेंगे। और हमारे साथ आज डिफेंस एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि साल 1999 की बात करते हैं तो किस तरह से इंडियन एयरलाइन को 1C814 को हाईजैक किया जाता है और वो 7 दिन किस तरह के वो मंजर थे, आज उसके बारे में विषय पे बातचीत होगी। और केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किस तरह से जो है एक बड़ी कार्रवाई की है। साल 1999 में जो है 3 दहशतगर्दों को किस तरह से रिहा किया जाता है, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो 7 दिन है, ये वो 7 दिन है जो इस वक्त हम आपको, ये स्क्रीन पर मुश्ताक जरगर की तस्वीर है, इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वो हाईजैकर्स हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं उस वक्त की हाईजैकर जो है, हालांकि उनके कोड, ये संपत्ति जो कुर्क की गई है, ये आज तस्वीरें जो है इस वक्त आपको, ये उनका आतंकी का घर है जो इस समय कश्मीर घाटी से अब पाकिस्तान की तरफ पलायन है। मगर ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर ये उस समय की तस्वीरें हैं जब हाईजैक होकर, जब वहां से भारतीय लगभग 174 लोग उस फ्लाइट के अंदर थे, इंडियन एयरलाइंस के अंदर। ये वो तस्वीरें हैं, ये इंडियन एयरलाइंस किस तरह से यहां पर जो है पूरी घटना रची जाती है और किस तरह से इसकी लैंडिंग जो है आपको बता दें कि किस तरह से की गई और किस तरह से वो स्थिति रही और किस तरह से एक बड़ा साजिश रची गई थी भारत के खिलाफ। ये वो 7 दिन हर एक व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं भूलता है। हालांकि आपको बता दें कि रूबिन काटिल मैं आपको याद दिला दूं कि साल 1999 की बात करना चाहूंगा, और साल 1999 में जब वो हनीमून से वापस लौट रहे थे तो इन कायर आतंकियों ने, जो हाईजैकर्स थे, इन्होंने उसे अपनी गोली का निशाना बनाया हालांकि वो सिर्फ हाईजैक की जो उस समय स्थिति थी और उस बीच जो है हालांकि एक एक कर जो है वहां के लोगों को, जिनको जो इंडियन एयरलाइन में बैठे हुए थे, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया और भारत सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आपको 36 ऐसे लोगों को रिहा करना होगा। फिर भारत सरकार द्वारा 3 लोगों पर जो है वो पूरी सहमति बनी, जिस समय ये 3 वो दहशतगर्द थे जिनमें से आपको बता दें कि मुश्ताक जरगर की बात करें तो उनमें से ये भी था और उसे उस समय रिहा करना पड़ा। और हमारे साथ आज डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल जी भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ कर्नल वीरेंद्र साहिब भी ज्वाइन करेंगे। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने यह मुद्दा उठाया था और इसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन जो है वह साफ तौर पर देखने को मिलता है और आतंकवाद को कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है। और इसके साथ साथ जो आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी को
बड़ी कामयाबी मिली है। और जिस तरह से अल उमर मुजाहिदीन संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर की बात करूंगा मैं, आज हमारे साथ कैप्टन अनिल भी ज्वाइन हैं, उनका भी सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कर्नल वीरेंद्र साही जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कर्नल साहब जी के पास जाना चाहूंगा। सर आपसे जानना चाहता हूं कि साल 1999 का वो दिन और वो 7 दिन का मंजर किस तरह से देखते हैं, और जो आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें तो उन्होंने जो बड़ी कार्रवाई की है, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरा वक्त था, बहुत परेशानी थी। हाईजैक में मेरे एक रिलेटिव भी थे उस एयरक्राफ्ट में, और उन सब लोगों के हिंदुस्तान में, भारत में जितने रिश्तेदार थे, मेरे ख्याल उन 6-7 दिन कोई सो नहीं पाया। चैन की इतनी परेशानी थी, वो छूट गए, बड़ी राहत मिली। पर मैं ये एक आज जिसको बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा कर लिया। क्या इस कार्रवाई को 24 साल लगने चाहिए थे? क्या ये 24 साल का समय वाजिब है? कितनी सरकारें बीच में आई, कितनी सरकारें चली गईं। मेरे ख्याल जो लोग उस टाइम भर्ती हुए थे उनमें से बहुत से रिटायर होकर घर चले गए। तो ये हम एक देश के तौर पर क्या ये हम संदेश नहीं दे रहे कि शायद हमारा पिछले समय में जो एक्शन रहा है टेररिस्ट के और टेररिज्म के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा कमजोर और गैर जिम्मेवाराना रहा है। आज हमारे विदेश मंत्री कहते हैं हम टेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत खुशहाली की बात है। ठीक है कर्नल साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। कैप्टन अनिल जी हैं। कैप्टन अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं? मैं साल 1999 की अगर बात करूं तो वो काफी लंबा विषय हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ चंद चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उस समय जो बड़ी शर्त रखी गई थी, 36 ऐसे लोगों को रिहा करना था, मगर भारत सरकार क्या कमियां रही हैं वो भी मैं आज उन विषयों पर बातचीत नहीं करना चाहूंगा। मगर आज के समय की बात करूं तो भारत सरकार इतनी सशक्त हो चुकी है कि किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है उन दहशतगर्दों को या फिर उन दहशतगर्द जो उनके समर्थक हैं। आज आप किस तरह से देखते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जो हो इस समय बड़े स्तर पर कार्रवाई की है? क्योंकि अगर हम देखें साल 1999 में जब यह प्लेन हाईजैक हुआ था, तब किस तरह से भारत सरकार की वो गलतियां थी, क्योंकि अगर वो गलतियों का चिट्ठा खोलना शुरू करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बड़ी लंबी गलतियां निकलेंगी। मगर अब आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो बड़ी कार्रवाइयां अब देखने को मिल रही हैं, और तब के समय में और आपके समय में कितना बदलाव देखते हैं आप? नमस्कार अनिल जी। ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं, तो मैं ज्यादा पीछे ना जाते हुए एक चीज जरूर कहूंगा। देखिए, ये जितने दहशतगर्द हैं और उनके साथ में उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और साथ में और रिश्तेदार जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि हमारा कानून जो है उस हिसाब से नहीं बनता। अब ये मौजूदा गवर्नमेंट ने जो कानून लाया है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत, ये एक ऐसा कानून है जो इख्तियार देता है गवर्नमेंट को कि वो जो भी इन्वॉल्व है अनलॉफुल एक्टिविटीज में और जो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, उसकी संपत्ति को सील करें जी। क्योंकि देखिए, जब तक कानून नहीं होता आप ये नहीं कर सकते थे। हाँ, इसमें कताई जरूर हुई है गवर्नमेंट्स की कि ये जो पहले की गवर्नमेंट्स है उन्होंने इसमें कोई बात नहीं की, ना कोई ऐसा कानून लाया। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, कुछ हमारी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी और कुछ पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट में थी, वो तो सीधा एडवोकेट करते थे कि देखिए जी, अगर एक जो इसका अगर बाप उसका वो है दहशतगर्द, तो उसके बच्चे का क्या कसूर है? अरे भाई, अगर बाप दहशतगर्द है तो उसके रिश्तेदारों का कसूर नहीं है कि वो दहशतगर्द क्यों बना। इसका मतलब घर का माहौल जो है उस हिसाब से है। एक फौजी के घर में क्यों नहीं बनता कोई? एक फौजी के घर में फौज में जाता है वो
वो दहशतगर्द नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसका घर का माहौल उस हिसाब से होता है। तो ये जो तर्क देते थे ये पॉलिटिशियंस कि देखिए जी ये जो है एक जो दहशतगर्द बन गया है, टेररिस्ट बन गया है, ये उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके घर वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उनके आपको भी पता है, ये पूरा ओपन में है कि उनके रिश्तेदारों को नौकरियां तक दी गई हैं और वो वहां पे टैक्स पेयर मनी से अपना वो जो है उनको तनख्वाह मिल रही थी। तो मतलब कि ये तो सरासर एक ऐसा चीज थी कि आप दहशतगर्द बन जाए, बाकी सारी आपकी जो संपत्ति भी ठीक रहेगी, सारा कुछ ठीक रहेगा। पर इस गवर्नमेंट ने अब आके ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट का और जो पीएमएलए एक्ट जो लाया है, उससे क्या हो गया है कि अब गवर्नमेंट को इख्तियार हो गए। नहीं तो क्या होता अगर वो सील भी करते तो कोर्ट्स उसके ऊपर डिसीजन देते, नहीं जी आप गलत कर रहे हैं। तो अब ये जब कानून बन गया है, उस कानून के तहत अब ये सारे के सारे ये सील कर रहे हैं। और मैं कहता हूं बहुत अच्छा है। कैप्टन अनिल जी, मैं वापस लौट रहा हूं। मैं कर्नल साहब जी के पास जाना चाहूंगा। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि 24 साल एक लंबा वक्त, मगर कार्रवाई हुई आज। मगर ये कहीं ना कहीं आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आप किस तरह से देखते हैं? कुछ सियासतदान कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी कार्रवाई हो ही नहीं रही है, जम्मू कश्मीर की आम जनता को तंग किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया जा रहा है और यहां पर कुछ कार्य हो ही नहीं रहा है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई काम नहीं किया जा रहा है। शायद आज भी जेल में कुछ वो आवाजें जिन्होंने के इतने दिन काम नहीं होने दिया, आज भी वो आवाजें कहीं कहीं सुनाई देती हैं। जिस तरह से आज आप जम्मू से श्रीनगर 5-5.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, क्या ये काम नहीं हुआ? क्या संसार का सबसे ऊंचा पुल रेलवे का कुछ ही दिनों में रेल चलनी शुरू हो जाएगी? क्या ये काम नहीं हुआ? हर जुम्मे को पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, बाजार बंद रहते थे, 2 लड़के बंदूक उठाकर, राइफल उठाकर आते थे और पूरा रेजिडेंसी रोड बंद करा देते थे, हथियार छीने जाते थे, पुलिस स्टेशन से बैंक लूट लिए जाते थे। अब वो सब नहीं होता। क्या ये कार्रवाई नहीं हुई है? एक्सटोर्शन बंद हो गए हैं। फिदायन अब सोचना पड़ेगा पिछली बार कब किस तारीख को कौन से साल में हुआ था, जो कि रोजमर्रा का किस्सा था। ठीक है कर्नल साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं कैप्टन जी के पास जाना चाहूंगा। कैप्टन साहब, मेरा यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि 24 साल का वो टाइम पीरियड हम देखें तो कितना लंबा वक्त होता है। जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब वो बड़े स्तर पर कार्रवाइयां हो रही हैं और भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। कर्नल साहब ने भी कहा कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब जो कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं वो आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगी। अनिल जी, ऐसा है, देखिए आपको याद होगा कि हिंदुस्तान को अभी कुछ साल पहले तक, जब तक ये हमारी ऑपरेशन ऑल आउट जब शुरू हुआ, आर्टिकल 370 अबॉरोगेट हुआ, ये एक्ट्स आए दोनों, यूएलपीए ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट और ये पीएमएलए एक्ट वगैरह आया, जो उससे पहले भारत को ऐसा देखा जाता था कि भाई भारत एक बड़ा सॉफ्ट स्टेट है, हर कोई जो है वो ब्लैकमेल कर सकता है गवर्नमेंट को, कहीं हाईजैक कर ले, कोई और कुछ कर ले, वहां दहशतगर्दी दिखा के तो ब्लैकमेल भी कर सकता है गवर्नमेंट को। ये एक इमेज थी गवर्नमेंट की। पर जब आपने देखा, जब 26/11 हुआ, उसके बाद में जिस हिसाब से हमारे जो ये गवर्नमेंट ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, आर्टिकल 370 अबॉरोगेट हुआ, ये एक्ट्स आ गए। अब दुनिया पूरी की पूरी ये खड़ी हो गई है, वो कहते नहीं, भारत जो है उसका जो वॉर अगेंस्ट टेरर जो है अब वो सही दिशा में है और सबसे आगे है। जिस हिसाब से हमारे देश के कानून हैं, ये मैं आपको बता दूं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है। आप देख लीजिए फ्रांस में क्या हो रहा है, बेल्जियम में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा है, नीदरलैंड में क्या हो रहा है। वहां पे उनके दहशतगर्द जो हैं वो उनको नहीं सजा दे सकते इतनी। और अमेरिका में भी क्या हो रहा है, अमेरिका ने अपना जब 9/11 के बाद में उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया, उसमें भी कई कानून वो लाए, पर उनके भी जो कानून है वो हिंदुस्तान की तरह नहीं है।
और इसमें जो पॉलिटिशियन का तर्क है बेसिकली कि देखिए जी ये लोगों को सताया जा रहा है, उनको इसलिए है क्योंकि उनकी सहानुभूति है इन मिलिटेंट्स के साथ में, उनकी मिलीभगत है। और एक पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता है, उसका जो यूथ जो प्रेसिडेंट है, एड तो जो था उनके प्रेसिडेंट का, वो अभी भी अंदर है, उसके अंदर वो उसको कैद है, उसको जो है बेल तक नहीं मिल रही। और उसके बाद में जो डीएसपी पकड़ा उसको भी उसी पार्टी ने उसको पोस्ट किया था उसको, और उसको प्रमोशन दी थी। तो ये लोग ऐसी ही बातें करेंगे, पर गवर्नमेंट का काम ये है कि अब मैं कहता हूं कि मजबूती के साथ में अब टाइम आ गया है, ये सारी जो मिलिटेंसी है और ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क है उसको क्रश करने का। ठीक है, जब तक आप अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क नहीं क्रश करेंगे तब तक ये मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी। ठीक है कैप्टन साहब, मैं कर्नल साहब जी के पास जाना चाहूंगा। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैप्टन साहब का यह कहना है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को खत्म करना होगा, और इसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर का यह कहना है कि आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। कर्नल साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, नहीं, मैंने आपका लास्ट का प्रश्न नहीं सुना। मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर जयशंकर जी कहते हैं कि आतंकवाद जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कर्नल साहब ये भी है कि कैप्टन साहब का ये कहना है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को जब तक जम्मू कश्मीर से और पूरे भारत से उनकी जड़ खत्म नहीं की जा सकती, और जड़ जो है उनकी जो है जिस तरह से मजबूत यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यहां से खत्म करना होगा। अनिल जी, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बहुत उम्दा है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे जयशंकर जी ने कहा है, विदेश मंत्री ने, उस बात पर अमल किया जाए। और हमें बहुत नारे तो थे जीरो टॉलरेंस के, और मेरे ख्याल में अब जीरो टॉलरेंस कैसे होगा उसकी कुछ शक्ल नजर आनी शुरू हुई है। और जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, इसको जड़ से उखाड़ना जरूरी है, और इसकी जड़ उस हर शख्स में है, उस हर घर में है जो इन्हें पनाह देते हैं, जो इन्हें गाइड करते हैं, जो इन्हें मोटिवेट करते हैं, जो इन्हें इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। ये सब ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ठीक है कर्नल साहब, मैं कैप्टन जी अनिल जी, वो लोग भी जो इनको सहायता देते हैं, इनकी सराहना करते हैं, इनको ग्लैमराइज करते हैं, वो सब उनके आउटडोर वर्कर्स में शामिल है, जिसमें हमारी कुछ मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है कैप्टन साहब, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, मेरा आखिरी सवाल है, समय कम है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप किस तरह से देखते हैं, और आखिरी संदेश आपसे लेना चाहूंगा कि डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए अनिल जी, ये गवर्नमेंट का, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही एक दृढ़ निश्चय है, और इस गवर्नमेंट का दृढ़ निश्चय है कि आतंकवाद को कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इसीलिए आप देखें, बार बार पाकिस्तान कहता है कि जी हमारे साथ बातचीत कर ले, कहते हैं नो, टेररिज्म एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, और अभी उसी के ऊपर कायम है। और अब जो कार्रवाइयां हो रही है, ये इनकी संपत्तियां वगैरह जो सील हो रही है, ये उसी की तरफ एक कदम है। और मैं कहता हूं इनके साथ में जितने इनके सिंपथाइजर्स हैं, जो इनके सिंपथाइजर्स जाते हैं, क्योंकि उनकी मनी ट्रेल जो है, जिस हिसाब से एनआईए इसको देख रही है, जो उसमें पकड़े जाते हैं उनकी भी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर ये जो लोग हैं वो उनको पता लगे। अभी यहाँ पे एक आपको पता पॉलिटिशियन एक जम्मू के भी पकड़े गए हैं जो हवाला ट्रांजैक्शन के साथ थे, उनकी संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये जब पॉलिटिशियंस हैं, चाहे नॉन पॉलिटिशियंस हैं, चाहे स्टेट लेवल एक्टर्स, कोई भी है, अंडर एक्टर्स हैं, जब तक इनकी संपत्ति और जब तक इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पकड़ा जाएगा, सीज नहीं होगा, तब तक ये जो लोग हैं ये ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। ठीक है कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ा एक्शन होना चाहिए, और आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। नमस्कार।